हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाली हूँ सुप्रीम गॉड एम्परर का एपिसोड नंबर 14। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मो येन ने ज़ेंग चेंग के साथ एक शर्त लगा ली। इस शर्त के अकॉर्डिंग अगर मो येन अपनी पूरी क्लास को 1 महीने के अंदर स्पिरिचुअल गैप रेलम में ब्रेक थ्रू ना करवा पाया तो उसकी पूरी क्लास को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। और अगर उसने ऐसा कर लिया तो डायरेक्टर ज़ेंग चेंग नंगा होकर मार्शल अरीना के 10 चक्कर लगाएगा। और इसी वजह से मो येन ने अपने स्टूडेंट्स का लेवल अप करवाने के लिए पिल्स को रिफाइन करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ वो गु यूफेन को रिफाइनिंग भी सिखा रहा था। और जैसे ही मो येन रिफाइनिंग हॉल से बाहर निकला तो उसकी नजर यहाँ पर शाओ पर पड़ गई, जिससे तो कुछ लड़के मो येन की दी हुई पिल्स हथियाने के लिए परेशान कर रहे थे। लेकिन मो येन तो चाहता है कि वो अपनी फाइट खुद करे, इसी वजह से वो बीच में इंटरफेयर नहीं करता। लेकिन तभी वहाँ पर यूनर भी पहुँच गई, जिसने तो आते साथ ही उन लड़कों की धुलाई करना शुरू कर दी। तो नेक्स्ट एपिसोड के शुरुआत में हम यहाँ पर यूनर और शाओ को देखते हैं, जहाँ पर तो यूनर शाओ से सवाल करते हुए कह रही थी कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर तो शाओ उसे जवाब देते हुए कहता है कि दीदी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर ये देखें टीचर मो येन ने मुझे एक पिल दी जिसकी मदद से मेरा लेवल अप हो जाएगा। उसकी ये बात सुनकर तो यूनर को गुस्सा आ गया और वो गुस्से से उस पिल को फेंक देती है। लेकिन शाओ ने तो उस पिल को दोबारा से उठा लिया। यूनर अब उसे समझाते हुए कहने लगी, मेरे भाई तुम्हें ऐसे टीचर की कोई जरूरत नहीं जो कि सिर्फ दूर खड़ा होकर तमाशा देखे। वो भी ये सब कह रही थी कि तभी वहाँ पर मो येन भी पहुँच गया, जिसे तो देखते साथ ही यूनर ने उसे भी बुरा भला बोलना शुरू कर दिया। वो उससे कहती है कि ये तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है, आखिर तुम इसे बचाने क्यों नहीं आए। मो येन को भी यहाँ पर अब मजबूरन बोलना पड़ा। वो यूनर से कहता है कि ये मेरा कोई ब्रदर इन लॉ नहीं, साथ ही साथ मैं इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को यहीं पर खत्म करता हूँ। और यूनर तुम मुझे इस बात का जवाब दो, आखिर कब तक तुम अपने भाई को इसी तरह से प्रोटेक्ट कर पाओगी। यूनर के पास तो मो येन की इस बात का कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो मुँह बनाते हुए कहने लगी, तुम्हारे से तो मैं बेहतर ही हूँ, क्योंकि आकर उसे मैंने बचा तो लिया, जबकि तुम तो सिर्फ दूर से खड़े हुए देख रहे थे। ये सुनकर तो मो येन उसे कहने लगा, जितनी तुम्हारी जुबान चलती है, अगर दिमाग चलता होता तो तुम्हें आराम से समझ आ जाता कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। लेकिन ये बेवकूफ लड़की तो कुछ समझने की बजाय उल्टा मो येन पर ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ गई, जिसे तो मो येन ने साइड पर हटते हुए आराम से डॉज कर लिया। जिसके बाद तो मो येन यूनर को बताता है कि मैं तुम्हारे ब्रदर को ठीक कर सकता हूँ। ये बात सुनते साथ यूनर का गुस्सा ठंडा हो गया और वो खुश होते हुए कहने लगी, क्या सच में? ये तो बहुत अच्छा होगा, मैं जल्दी से मॉम डैड को बता कर आती हूँ। ये कहते साथ ही वो यहाँ से भाग गई, जबकि पीछे की तरफ खड़ा मो येन शाओ से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ दोबारा से यूनर पर आ गया, जो कि अपनी मदर को इसी बारे में बता रही थी कि अचानक से वहाँ पर यूनर का फादर भी पहुँच गया, जो ये सारी बातें सुनने के बाद कहता है आखिर मो येन उसे किस तरह से ठीक कर पाएगा, क्योंकि वो तो खुद ही स्पिरिचुअल गैप रेलम के 3rd स्टेज पर है। इन दोनों की बातों से हमें एक बात तो साफ मालूम होगी कि इन्हें यकीन नहीं कि मो येन शाओ को ठीक कर पाएगा। जबकि यूनर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहती है, मो येन तो शाओ को लेते हुए ज़ूशियान हॉल में जा चुका। ज़ूशियान हॉल का नाम सुनते साथ ही ये दोनों ही शाओ के पीछे रवाना हो गए, जबकि मो येन तो यहाँ पर टोंग फर्नेस के अंदर शाओ को ठीक करने के लिए लाया हुआ था। अब वो उसे बताता है कि अगर इस मेथड ने काम किया तो तुम ठीक हो जाओगे, और अगर ना किया तो हम दोनों ही आज यहाँ पर मारे जाएंगे। असल में शाओ की बॉडी के अंदर एक सेक्रेट बीज है, जो कि उसकी कल्टीवेशन को इंक्रीज नहीं होने दे रहा। मो येन ने यहाँ पर एंशिएंट स्क्रॉल का इस्तेमाल करते हुए उसी सेक्रेट बीज को बाहर ला दिया, जो कि बाहर आते साथ मो येन पर भड़कते हुए कह रहा था, कौन ऐसा महायोद्धा पैदा हो गया जो कि मुझ पर कंट्रोल करना चाहता है। और जैसे ही उसकी नजर मो येन पर पड़ी तो वो उसे कहता है, अच्छा तो तुम हो जो कि मुझे कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन बच्चे तुम्हारी कल्टीवेशन तो काफी लो है, क्योंकि तुम तो अभी स्पिरिचुअल गैप रेलम के 3rd स्टेज पर हो। अगर मैं अपनी सोल फॉर्म में ना होता तो मैं तुम्हें अभी के अभी जान से मार देता। और ये कहते साथ ही उसने मो येन पर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अटैक कर दिया, जिसे तो मो येन ने अपने सामने एक हेवनली सील बनाते हुए आराम से काउंटर कर लिया। वो सेक्रेट बीज यहाँ पर सारी की सारी एनर्जी शाओ की बॉडी से कंज्यूम कर रहा था, जिस वजह से शाओ को काफी पेन होती है। अब तक उसके पेरेंट्स भी यहाँ पर पहुँच चुके थे, जो कि आते साथ ही मिस्टर मू से कहते हैं कि जल्दी से टोंग फर्नेस को खोल दें। लेकिन मिस्टर मू ने तो ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने मो येन से वादा किया था कि कोई भी टोंग फर्नेस को नहीं खोलेगा जब तक वो बाहर नहीं आ जाते। ये सब कहने के बाद मिस्टर मू तो यहाँ से रवाना हो गए, जबकि शाओ की मदद तो रोते हुए टोंग फर्नेस के पास आ गई और वो रोते हुए अपने हस्बैंड से कह रही थी, अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं इस मो येन को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यूनर भी भागते भागते यहाँ पर पहुँच चुकी थी, जो कि आते साथ ही अपनी मदर को दिलासा देते हुए कहती है, मदर प्लीज आप चुप कर जाएं, शाओ बिल्कुल ठीक होगा। जबकि अंदर की तरफ तो वो सेक्रेट बीज रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिस वजह से पेन तो शाओ की बर्दाश्त के बाहर हो गई। इसीलिए वो चिल्लाते हुए कहने लगा, मम्मा प्लीज मुझे बचा ले, मैं अभी मरना नहीं चाहता। मो येन तो यहाँ पर अपनी
अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो सेक्रेट बीस्ट को कंट्रोल कर पाए। साथ ही साथ वो उससे कहता है कि तुम्हारे तो एंसेस्टर्स भी मेरे सामने झुका करते थे, तो तुम क्या चीज हो। और ये कहते साथ ही मोयेन ने उस सेक्रेट बीस्ट को सरप्रेस करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से तो शाओ को काफी ज्यादा पेन हो रही थी। ये देखकर तो शाओ की मदर परेशान हो चुकी, इसीलिए वो फौरन से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए टोंग फर्नेस पर अटैक कर देती है। और इसी अटैक की वजह से टोंग फर्नेस के अंदर सोनिक वेव्स प्रोड्यूस होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से तो मोयेन के साथ साथ शाओ भी काफी ज्यादा इफेक्ट हुआ। पर मोयेन ने अपने उसी सप्रेसिंग टेक्निक को जारी रखा। इसी वजह से वो सेक्रेट बीस्ट भी अब तंग आ चुका था। वो मोयेन से कहता है कि मैं अब इस बच्चे को और ज्यादा तंग नहीं करूंगा। ये सुनकर तो मोयेन ने उस टेक्निक को परफॉर्म करना बंद कर दिया, लेकिन सेक्रेट बीस्ट को भी मालूम हो चुका था कि मोयेन ने उसकी सोल पर अपना मार्क छोड़ दिया है, जिसकी वजह से तो सेक्रेट बीस्ट को काफी गुस्सा आ चुका और वो आगे की तरफ बढ़ते हुए मोयेन पर अटैक करना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि वो मोयेन पर अटैक कर पाता, मोयेन ने अपनी स्पिरिट सीलिंग फॉर्मेशन टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर दिया। इस फॉर्मेशन ने सेक्रेट बीस्ट को चारों तरफ से जकड़ लिया था। वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले, लेकिन इस फॉर्मेशन से नहीं बच सकता। और ये बात तो सेक्रेट बीस्ट को भी समझ आ चुकी, इसलिए वो झटपटाते हुए कहने लगा, प्लीज मुझे जाने दो। आखिरकार मोयेन ने भी उस सेक्रेट बीस्ट को छोड़ दिया। अब वो उससे कहता है कि मैं इस टेक्निक को अपने स्टूडेंट को सिखा दूंगा, इसलिए जब कभी भी तुम उसे परेशान करने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हें फौरन ही मार डालेगा। मोयेन की ये सारी बातें सुनने के बाद वो सेक्रेट बीस्ट दोबारा से शाओ की बॉडी में एंटर हो गया। मोयेन का काम यहाँ पर खत्म हो चुका था, इसीलिए वो टोंग फर्नेस से बाहर आ जाता है, जहाँ पर तो शाओ की मदर ने बहुत सारे गार्ड्स को बुलाया हुआ था, ताकि जैसे ही मोयेन टोंग फर्नेस से बाहर आए तो वो बिना वक्त जाया किए उसे मार डाले। उन गार्ड्स ने चारों तरफ से मोयेन को घेर लिया था, जबकि शाओ की मदर भी अपनी सोर्ड को रेडी करते हुए मोयेन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ गई। लेकिन इससे पहले कि वो मोयेन पर अटैक कर पाती, मोयेन के सामने शाओ आकर खड़ा हो गया, जिसे तो देखते साथ ही शाओ की मदर काफी खुश हो गई। अब उसने अपनी मदर को बताना शुरू कर दिया कि आपको मोयेन का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से मेरी स्पिरिचुअल पावर वापस आ सकी। लेकिन मोयेन को तो इनके शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए वो यहाँ से जाने लगा, जबकि शाओ तो उसे रोकना चाहता था। शाओ की मदर को तो सिर्फ उसी की फिक्र थी, इसीलिए वो उसे कहने लगी, बेटा जाने दो इसे, अगर तुम्हें कुछ भी हो जाता तो आज मैं इसे मार डालती। उनकी ये बात सुनते साथ ही मोयेन भी अपनी जगह पर रुक गया। वो उनसे कहता है कि आप यहाँ पर एलाइट सोल्जर्स को लेकर आई ताकि आज मुझे मार सके। आपके बेटे को ठीक करने के लिए मैंने खुद की जान को भी दांव पर लगाया, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ। हर कोई आपकी तरह मीन नहीं होता। ये कहते साथ ही मोयेन यहाँ से रवाना हो गया, जबकि पीछे की तरफ खड़ा शाओ अपनी मदर से कह रहा था, मदर आपने टीचर मोयेन को नाराज कर दिया। इसी वजह से शाओ और यूनिट दोनों ही मोयेन के पीछे रवाना हो गए। शाओ भी यहाँ पर भागता भागता मोयेन के पास पहुँच चुका, जहाँ पर वो उससे चिल्लाते हुए कह रहा था, ब्रदर इन लो प्लीज मेरी बात सुन ले, एक मिनट जरा रुक जाए। ये सुनकर तो मोयेन वहीं पर रुक जाता है। अब मोयेन उसे कहने लगा, बदमाश लड़के, तुम्हें जल्दी से जल्दी स्पिरिट सीलिंग फॉर्मेशन को सीखना होगा ताकि तुम उस सेक्रेट बीस्ट को कंट्रोल कर सको। जिस पर तो शाओ से जवाब देते हुए कहता है कि हाँ टीचर मैं जल्दी से उसे सीख लूंगा। लेकिन यूनर को तो यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन सी सेक्रेट बीस्ट की बात हो रही है। इसी वजह से वो फौरन से शाओ से सवाल करते हुए कहने लगी, ये मोयेन क्या कह रहा था, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। लेकिन शाओ तो उसे कुछ भी नहीं बताना चाहता, इसीलिए वो बात को पलटते हुए कहने लगा, तुम्हें एक बात मालूम है कि तुम्हारा फियांसे तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। यूनिट भी इतनी बेवकूफ थोड़ी थी जो कि उसकी बातों में आ जाती। इसी वजह से वो उस पर भड़कते हुए कहती है, बदतमीज, तुमने मेरे साथ ट्रिक खेलने की कोशिश की, अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। इन दोनों के दरमियान अभी इसी तरह का चूहा बिल्ली का खेल चल ही रहा था कि इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एक मीटिंग पर आ गया, जहाँ पर तो सारी फैमिलीज के हेड के साथ मिस्टर वैंग और मिस्टर मू भी मौजूद थे। यहाँ पर तो इंपीरियल फैमिली का हेड भी मौजूद था, जो कि अपने बेटे की मौत की वजह से काफी गुस्से में है, इसीलिए वो गुस्से से भड़कते हुए कहता है, मू फैमिली के यंग मास्टर ने मेरे बेटे को मार दिया, मुझे इंसाफ चाहिए। लेकिन मोयेन का फादर भी उसे प्रोटेक्ट करते हुए कहने लगा कि तुम्हारा बेटा खुद ही आया था अपनी मौत को ढूंढते हुए। अगर वो पहले अपने इंपीरियल गार्ड्स को लेकर मोयेन पर अटैक ना करता तो मोयेन ने कभी भी उसे जान से नहीं मारना था। जिस बात से तो रॉयल फैमिली के हेड को गुस्सा आ गया और वो अपनी पावर्स को अनलिश कर लेता है। अब शाओ फैमिली का हेड इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों को लड़ना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कीशियन एकेडमी के एल्डर्स भी हैं। लेकिन रॉयल फैमिली के हेड ने तो उल्टा शाओ पर ही चढ़ाई कर दी। वो उससे कहता है, हाँ तुम तो अब उसके फेवर में बोलोगे ही, क्योंकि तुम्हारी बेटी की शादी मोयेन से होने जो वाली है। अब शाओ फैमिली का हेड भी कहीं पीछे रहने वाला था। वो उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है, तुम्हारी बिना कुत्तों की तरह भौंकने वाली आदत कभी नहीं जाएगी। इससे पहले कि रॉयल फैमिली का हेड कुछ बोल पाता, मिस्टर मू इन दोनों पर भड़कते हुए कहते हैं कि अब तुम दोनों को चुप कर जाना चाहिए। साथ ही साथ वो इन्हें बताता है कि मैं कीशियन एकेडमी में
न्यू स्टूडेंट्स को भर्ती करना चाहता हूँ। इसी वजह से अल्केमी के डिपार्टमेंट के इंचार्ज होंगे वैंग, जबकि रिफाइनिंग के डिपार्टमेंट के इंचार्ज होंगे होंगचैन, जिसके लिए तो ये दोनों ही एग्री हो चुके थे। इसके बाद मोयेन का फादर वापस से मूव मेंशन आ गया, जहाँ पर तो आते साथ ही उसने लंबी और छोटे वाली लड़की को फौरन से अपने पास बुला लिया। अब वो उन पर गुस्सा करते हुए कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मोयेन को प्रोटेक्ट करना, तो तुम दोनों के होते हुए मोयेन के साथ ये सब कैसे हो गया। इसके बाद अगर मोयेन का एक बाल भी बाका हुआ तो मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो यहाँ पर अभी ये सब कह ही रहा था कि तभी वहाँ पर मोयेन भी पहुँच गया, जो कि अपने फादर को रोकते हुए कहने लगा, फादर इसमें इन दोनों की कोई गलती नहीं थी, इसी वजह से आप इन्हें सजा मत दें। मोयेन को यहाँ पर देखते साथ ही उसके फादर ने लंबी और छोटी वाली लड़की को यहाँ से जाने का बोल दिया, क्योंकि वो यहाँ पर मोयेन के साथ अकेले में कुछ बात करना चाहता था। इसीलिए वो अब मोयेन से कहता है तुमने सिक्स प्रिंस को मार दिया, अब उसका फादर किसी भी कीमत पर चुप नहीं रहने वाला। लेकिन मोयेन को तो जरा बराबर भी इस बात की परवाह नहीं थी, इसीलिए वो आराम से संतरे खाते हुए कहने लगा, फादर आप परेशान क्यों होते हैं, हमारी फैमिली का नाम नैन्यू एम्पायर की 5 ग्रेट फैमिलीज में आता है, भला किसकी इतनी हिम्मत जो कि आपके होते हुए मुझे हाथ लगा सके। ये सब कहने के बाद मोयेन यहाँ से रवाना हो गया। यहाँ से जाने के बाद मोयेन लंबी और छोटी वाली लड़की से कहता है कि मैं अभी नहाने के लिए जा रहा हूँ। ये कहते साथ ही मोयेन नहाने के लिए बाथटब में बैठ गया, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंख खोली तो उसके सामने लंबी और छोटी वाली लड़की बैठी हुई थी, जिन्हें तो यहाँ पर बाथटब में अपने साथ देखते हुए मोयेन कहने लगा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर तो लंबी वाली लड़की फौरन से बोलते हुए कहने लगी, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि फैमिली हेड ने हमें ये ऑर्डर्स दिए हैं कि आप जहाँ पर भी जाएं हम आपके साथ ही रहें। जिस पर मोयेन उनसे कहता है कि हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझे यहाँ पर प्रोटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन लंबी और छोटी वाली लड़की मोयेन की एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। इसी वजह से तो मजबूरन मोयेन को उनके साथ ही नहाना पड़ा। और इसी सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।